तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, दैट इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी, राइट। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई क्यों करें, क्यों डिस्कस करना जरूरी है ये प्रश्न। वो इसलिए क्योंकि जब तक हम लोगों को ये पता नहीं होगा कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, किस तरीके का पैटर्न है सीबीएसई के क्वेश्चंस का, तब तक हम एक बढ़िया प्रिपरेशन नहीं कर सकते, राइट। सो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो के अंदर, जो कि सीबीएसई ने पहले पूछे हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये सीबीएसई 2017 और 2018 में पूछा है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि लिस्ट डाउन द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोगों को पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? यस, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से प्लांट भोजन बनाते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट फूड बनाते हैं, राइट। ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1, एंटायर चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है देन जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस, बिकॉज बहुत सारे PYQs हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। सो जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस, जस्ट गो एंड चेक दोज वीडियोस एटलीस्ट वंस। सो क्वेश्चन ये है कि भाई वो कौन से इवेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कौन से इवेंट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। अब हमको ऑलरेडी पता है कि भाई व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली, कि प्लांट भाई अपना फूड बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आपको ये भी पता है कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस की कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि भाई ये जो फोटोसिंथेसिस है ये तभी होगा जब हमारे पास 4 चीजें होंगी। सो व्हाट आर दोज 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। So if talking about the requirements of photosynthesis, then इसमें पहला जो रिक्वायरमेंट हमको देखने को मिलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज CO2। अब बात आती है कि प्लांट जो होता है वो CO2 कहाँ से लेता है? कहाँ से लेता है? एग्जैक्टली हवा से लेता है। हवा से वो CO2 को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है, और उसी ऑक्सीजन को जो प्लांट रिलीज करता है उसी ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। ऑलराइट, सो ये जो CO2 होती है ये प्लांट कहाँ से लेता है? ये CO2 प्लांट लेता है हवा से। नाउ व्हाट इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट जो कि प्लांट की होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? दैट इज वाटर, दैट मीन्स H2O। नाउ प्लांट पानी कहाँ से लेता है? पत्तियों से लेता है? नो। स्टेम से लेता है? नो। फिर प्लांट पानी कहाँ से लेता है? प्लांट पानी लेता है जड़ों से, मतलब कि सॉइल से पानी लेता है विद द हेल्प ऑफ रूट। With the help of root hairs, those root hairs are present in the roots of plants, right? So ये जो हमारा पानी होता है, पानी मिल जाता है भैया प्लांट को कहाँ से? सॉइल से। और कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट पानी को? विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। मैंने कितनी रिक्वायरमेंट बताई थी आपको कि भाई 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। नाउ तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई हमको लाइट चाहिए, हमको लाइट एनर्जी चाहिए। और ये जो लाइट एनर्जी होती है हमको किसकी फॉर्म में मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, जो कि सन से आती है। सो तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी सनलाइट। सनलाइट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई सनलाइट इज इंपॉर्टेंट? वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन दीज इवेंट्स। हम लोग उसके बारे में देखेंगे। इन इवेंट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाई सनलाइट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट,
नाउ what is the fourth requirement? There is one more requirement for the process of photosynthesis. So चौथी requirement है हमारी वो green pigment जो कि plant की leaf के mesophyll cells के अंदर present होता है. और mesophyll cell के अंदर भी कौन सा organelle होता है जिसमें वो chlorophyll भरा हुआ रहता है? That is our chloroplast. Right? So चौथी requirement है वो green pigment जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोफिल ज्यादा अमाउंट में हमारी लीफ के पास होता है. यानी कि जो लीफ होती हैं या फिर जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होती हैं और उन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. एंड इन दोज क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे अमाउंट का क्लोरोफिल होता है. ऑलराइट, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई जो पत्तियां होती हैं वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं एज कंपेयर टू स्टेम. स्टेम भी करता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन उस रेट का फोटोसिंथेसिस स्टेम के अंदर नहीं होता जिस रेट का फोटोसिंथेसिस हमारा लीव्स के अंदर देखने को मिलता है. व्हाई? क्योंकि क्लोरोफिल का जो अमाउंट होता है दैट इज हायर इन लीव्स एज कंपेयर टू स्टेम. इतनी बात क्लियर है? सो व्हाट इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? चौथी रिक्वायरमेंट है हमारी क्लोरोफिल. सो ये चार चीजें चाहिए. जब हमारे पास किसी प्लांट के पास ये चार चीजें होती हैं देन अल्टीमेटली प्लांट अपना खाना बना लेता है. ऑलराइट, इसके बाद आगे आते हैं हम लोगों से क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो हम लोगों ने पीछे वाली क्लास के अंदर, यानी कि जब हम लोग क्लास को डिस्कस कर रहे थे, क्लास में फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था कि भाई जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर मेनली 3 इवेंट्स होते हैं. कितने इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर? 3 इवेंट्स होते हैं. सो इफ टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कितने इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर? मेनली 3 इवेंट्स होते हैं. ऑलराइट, सो द फर्स्ट इवेंट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? कोई चीज सोखी जा रही है. राइट, एब्जॉर्प्शन में यही तो होता है. तो फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? या फिर ये जो पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन, इस एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दैट इज एब्जॉर्प्शन. अब बात आती है इस एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है. तो एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारा जो प्लांट होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट की फॉर्म में जो लाइट एनर्जी आ रही है उस लाइट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट इवेंट. दिस इज द इवेंट नंबर 1. जब प्लांट उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद प्लांट करता है कन्वर्जन. तो वहीं पर हमारा दूसरा इवेंट आ जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, दैट इज कन्वर्जन. और कन्वर्जन जैसा कि नाम ही दिखा रहा है कि कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है. दैट मीन्स देयर इज अ कन्वर्जन. तो यहां पर कन्वर्जन किसका होता है? वो जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाले इवेंट में प्लांट ने एब्जॉर्ब की थी उस लाइट एनर्जी को इस दूसरे स्टेप में प्लांट कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में. समझ में आया? इतनी बात क्लियर हो गई. क्योंकि प्लांट जो है लाइट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकता फॉर इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो प्लांट क्या करता है? इस लाइट एनर्जी को उस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है जिसको वो यूटिलाइज कर सके. राइट,
तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी उन्हीं चीज़ों को अपने पास स्टोर करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं जिन चीज़ों को हम यूज़ कर पाते हैं। सो प्लांट के लिए जब लाइट एनर्जी का कोई बेनिफिट है ही नहीं, प्लांट जो है लाइट एनर्जी को यूज ही नहीं कर सकता, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट उस लाइट एनर्जी को एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है एंड दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज केमिकल एनर्जी। ऑलराइट, उसके बाद कितने इवेंट्स थे, 3 इवेंट्स। तो अभी 2 ही डिस्कस किए हैं हम लोगों ने, देयर इज 1 मोर इवेंट, एक और इवेंट है एंड द इवेंट नंबर 3 इज रिडक्शन। ऑलराइट, सो तीसरा इवेंट हमको फोटोसिंथेसिस के अंदर देखने को मिलता है और उस तीसरे इवेंट को हम बोलते हैं दैट इज रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, रिडक्शन का मतलब क्या है कि भाई कोई चीज रिड्यूस हो रही है, और कोई चीज रिड्यूस होने का मतलब क्या है, रिडक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। So if you have not seen those videos, if you have not seen the videos of chapter number 1 of chemistry or chapter number 1 of biology, then just go and check those videos first. Alright? तभी थोड़ा easy पर होगा कि हम लोग आसानी से और we can easily discuss these PYQs. Alright? So just go and check those videos. So reduction के अंदर क्या होता है, प्लांट जो है हमारा जो CO2 होता है, जिस CO2 को प्लांट ने कहाँ से लिया था, हवा से लिया था, एयर से लिया था, एयर से इनहेल किया था, उस CO2 को प्लांट कन्वर्ट करने लग जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ऑलराइट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इज द फूड, वही फूड जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनेगा। समझ में आ रही है चीजें? सो हुआ क्या कि देयर आर 3 इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, 3 इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। सबसे पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर प्लांट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। राइट नाउ, उसके बाद प्लांट अपना दूसरे इवेंट की तरफ मूव करता है, प्रोसीड करता है एंड दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि भाई प्लांट जो है लाइट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो प्लांट उस लाइट एनर्जी को एक यूटिलाइज करने वाली और यूटिलाइज होने वाली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। सो कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट होना। So light energy will get converted into second form of energy, that is chemical energy, right? Then comes the third event, that is reduction। और reduction के अंदर ultimately हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने एयर से लिया था, हवा से लिया था, उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन के 2 ही मतलब होते हैं कि भाई कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो। तो यहाँ पर रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि भाई CO2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड होना शुरू हो जाता है एंड अल्टीमेटली दिस CO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स and carbohydrate is the food. Good? Now, अब हम चलते हैं, let's move to the question number 2. So ये है हमारा स्क्रीन पर देखो, ये है question number 2 and what is there in this question? Question कह रहा है name the components of blood. components के नाम बताओ ब्लड के जो कि इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस चीज को पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कि भाई फूड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, नाइट्रोजीनस वेस्ट हुए, ये तीनों चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी के अंदर। तो ऑलरेडी मैं ये भी पढ़ा चुकी हूं एंड नाउ दिस इज द होमवर्क। ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे ये वाला कंसेप्ट। सो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दिस इज द होमवर्क।
You will solve this question and you will put your answers in the comment section. Alright? So क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको कंपोनेंट्स बताने हैं ब्लड के जो कि फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजीनस वेस्ट बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देयर इज दिस नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो. और नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूछ रहा है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है ब्लड का जो कि ट्रांसपोर्ट करता है. कौन सा होता है? यस, आरबीसी होता है. अब कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस की हूँ वीडियोस के अंदर. सो जल्दी से आप लोग ये भी बताओ. ऑलराइट, सो दिस इज द होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. ओके, सो अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन एंड हियर इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो कोई स्पोर्ट पर्सन है, ऑलराइट, कोई एथलीट है, और वो जो एथलीट है आप लोगों ने देखा होगा कि एथलीट जब भागता है बहुत तेज तो उसकी जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स आने चालू हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? सो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने पूछा है और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2016 में ही पूछा था. लाइक ये क्वेश्चन भी 2016 में ही सीबीएसई ने पूछा है. क्वेश्चन क्या है कि भाई जो एथलीट लोग होते हैं वो बहुत तेज भागते हैं और बहुत तेज जब वो भागते हैं तो अल्टीमेटली उनको मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं. सो ये कैसे होता है? तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. राइट, डिस्कस किए थे. तो आंसर भी नीचे लिखा हुआ है. लेट्स डिस्कस दैट. जब कोई भागता है, जब कोई व्यक्ति भागता है, हम लोग नॉर्मल इंसान को कंसिडर कर लेते हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति भागता है, और एथलीट्स जो होते हैं, स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं वो तो और तेज भागते हैं. तो जब कोई व्यक्ति भागता है तो हम भागने के दौरान उस व्यक्ति को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है. और कैसी एनर्जी? इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है. तो क्या होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के चक्कर में हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जब हम भागते हैं तो भागने के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है. राइट. तो अब जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तब एरोबिक रेस्पिरेशन तो काम करेगा नहीं. तो कौन सा रेस्पिरेशन काम करेगा? हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन से स्विच कर जाएगी एन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ. और जैसे ही बॉडी एन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ स्विच करेगी वैसे ही बॉडी के अंदर जो पायरुवेट होगा वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में. समझ में आ रही है? और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये मसल्स के अंदर डिपॉजिट होना चालू हो जाता है. और यही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मसल्स में क्रैम्प्स करने के लिए जब हमारी बॉडी एन एरोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर जाती है. समझ में आ गई? एक बार और सुन लो. जब हम बहुत तेज भागते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके हड़कल हो जाती है. सो व्हाई डज इट हैपन? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत तेज भागते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. और आप लोगों को मैं बता चुकी हूं कि भाई दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं. डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें हम लोग. दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं. फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. यही होता है. अब होता क्या है कि वैसे तो हम लोगों की बॉडी के अंदर जब इनफ ऑक्सीजन होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है. गुड. लेकिन जैसे ही हम तेज भागते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होनी चालू हो जाती है. और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ स्विच करना शुरू कर जाती है. गुड. और जैसे ही हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच करेगी वैसे ही बॉडी के अंदर जो पायरुविक एसिड होगा यानी कि पायरुवेट होगा वो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा.
और यही जो लैक्टिक एसिड है ये मसल्स के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर cramps in the body, muscular cramps. Good. Can we move ahead now? So here comes the question number 4. और question number 4 आपसे बोल रहा है name the respiratory pigment found in human being. अब भाई कौन सा respiratory pigment होता है that is found in our body? मैंने बताया था कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठा करके घुमाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, राइट? सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज हीमोग्लोबिन. ऑलराइट, नाउ देयर इज द सेकंड पार्ट आल्सो, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी. तो ये क्वेश्चन भी हम लोग यानी कि ये वाला कंसेप्ट भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं. सो जस्ट गो एंड लुक एट दोज कंसेप्ट्स. वापस से जल्दी से जाकर के ये दोनों कंसेप्ट्स को देखो एंड आंसर दिस सेकेंड क्वेश्चन. अगेन दिस इज योर होमवर्क. हम लोग डिस्कस किए थे, अगर याद आ रहा हो कुछ बच्चों को, कि भाई जो बॉडी होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है. वो कौन से 3 तरीके होते हैं जिससे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है? जस्ट गो चेक दोज वीडियोस एंड देन जस्ट कम बैक एंड पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन. और लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी CBSE 2016 के अंदर पूछा गया है और क्वेश्चन ये है, नेम 2 ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड थ्रू पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम लोग एनिमल्स के अंदर बात करें तो जो न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर नहीं, ओके, न्यूट्रिशन जो होता है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स. इन केस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिस्कस किए थे कि भाई न्यूट्रिशन जो होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं. जस्ट लुक अगेन, अगर याद नहीं आ रहा है तो वापस से देखो. हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूट्रिशन होता है, हमारा न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है. पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर फर्दर हम लोगों ने 2 कैटेगरीज डिस्कस की थी, अगर याद आ रहा हो तो. कौन सी 2 कैटेगरीज थी? पहली थी हमारी कीमो सिंथेसिस, यस, और दूसरी थी जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, दैट वाज फोटोसिंथेसिस, यस. उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हम लोगों ने 3 कैटेगरीज डिस्कस की थी. याद आ रहा है कौन कौन सी 3 कैटेगरीज थी? वो पहली कैटेगरी थी हमारी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरी कैटेगरी हम लोग डिस्कस किए थे होलोजोइक न्यूट्रिशन, और तीसरी कैटेगरी हम लोग डिस्कस किए थे कौन सी? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 2 ऑर्गेनिजम्स बताओ जो कि अपना फूड पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले तरीके से लेते हैं. तो पैरासाइट की तरह कौन खाना लेता है? हमारे बालों के आप लोगों ने देखा होगा कि जू हो जाती हैं, तो वो जू क्या करती हैं? वो जू जो होती हैं हमारी बॉडी के ऊपर रह करके अपने आप को फीड कर रही होती हैं. वो हमारे ब्लड को चूस रही होती हैं, वो हमारे ब्लड पर सरवाइव कर रही होती हैं. समझ में आ रही है चीजें? इसका मतलब ये हुआ कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो होस्ट को मारेगा नहीं, वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेगा या फिर होस्ट के अंदर रहेगा, लेकिन उसको मारेगा नहीं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा. राइट नाउ ये हो गया हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन. गुड. सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन से 2 ऑर्गेनिज्म होंगे? अगर कोई पैरासाइट बॉडी के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट.
और एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्या बताए थे, हमारी बॉडी के ऊपर टिक्स हो जाते हैं, नॉट हमारी बॉडी के ऊपर लाइस हो जाते हैं, जुएं हो जाती हैं, राइट, और टिक्स जो होते हैं। और अगर हम लोग एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो पेट के अंदर बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके के कीड़े होते हैं, जैसे टेप वॉर्म, राइट। सो अगर टेप वॉर्म की बात करेंगे तो टेप वॉर्म बॉडी के अंदर होते हैं, होस्ट को नहीं मारते हैं, अपना खाना लेते रहते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। सो टेप वॉर्म हुए, लाइस हुए, टिक्स हुए, ये एग्जाम्पल हैं पैरासाइट्स के। सो ये अपना खाना लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी की हेल्प से। इसमें दूसरा पार्ट भी है, हाउ डू फंजाई ऑब्टेन देयर फूड। फंजाई अपना खाना कैसे लेती है, फंजाई अपना खाना सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की हेल्प से लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंजाई किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर लगेगी और उस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेगी। सो फंजाई अपना खाना सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की हेल्प से लेती है। सो ओके, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। वी आर डन फॉर द डे, ऑलराइट। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी के अंदर भी एंड केमिस्ट्री के अंदर भी वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2, ऑलराइट। सो आप लोग क्या करो, आप लोग चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले ठीक से पढ़ लो। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट भी वापस से डिस्कस करने वाले हैं, ऑलराइट। एंड विल बी सॉल्विंग मोर एंड मोर PYQs इन द अपकमिंग सेशंस। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वन मोर थिंग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, देन यू कैन लाइक द वीडियो एज वेल। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, यू कैन शेयर द स्टफ विद योर फ्रेंड्स, you can share these videos with your friends. Why? Because sharing is caring, right? So bye bye.